हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जो है चाहे री एग्ज़ाम हो चाहे रिज़ल्ट हो, लेकिन हमें तैयारी तो करनी है। अगर रिज़ल्ट आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिज़ल्ट नहीं आता है, एग्ज़ाम होता है, तो हमें जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल भी जो है लूज़ नहीं छोड़ना है, अपनी तैयारी को अपना 100% देना है। तो इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो जिसमें आदिकाल से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ नेट में ही नहीं, चाहे आप टेट दे रहे हो, सेट दे रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है। और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए रामचंद्र शुक्ल, बी भगीरथ मिश्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए, जो आदिकाल नाम है वो वीरगाथा काल का ही एक नाम है, और वो आदिकाल नाम किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। ए सरयपाद, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू। ये गलत हो गया है, ये जो है टाइपिंग गलत है, ये स्वयंभू है, स्वयंभू या फिर डी चंद्रबरदाई। तो आदिकाल के प्रथम कवि जो है सरयपाद को माना जाता है, जो कि 7वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, ए जोइंदू, बी सरप्पा, सी स्वयंभू या फिर डी पुष्पदंत। तो जो इस सरयपा है उन्होंने राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है। और हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं, ए महापुराण, बी पौम चरियू। ये चरिठ नहीं है, ये पौम चरियू है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये पौम चरियू है। सी भविष्यत कहा और डी पदावली। तो जो स्वयंभू जी ने लिखी है रचना वो पौम चरियू ही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आलाखंड के रचयिता कौन है। और हमारे जो ऑप्शन हैं वो हैं, ए चंद्रबरदाई, बी जगनिक, सी नरपति नल्हा या फिर डी शारंगधर। तो आलाखंड के रचयिता कौन है, जगनिक है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आपको पता हो तो आलाखंड का एक और नाम है, आपको बताना है कि वो नाम क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसने की है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए धनपाल, बी स्वयंभू, सी राम सिंह और डी जय सिंह। तो पाहुड़ दोहा की रचना राम सिंह ने की है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया है। विकल्प देख लेते हैं, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी नलिन विलोचन शर्मा और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा ऑप्शन डी जो रामचंद्र शुक्ल है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। इसके अलावा जो है आदिकाल नाम किसने दिया था वीरगाथा काल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीरगाथा काल नाम किसने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 11वीं शती में राम सिंह की, देखिए ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, शब्द आगे पीछे हो गए हैं। जो एक क्वेश्चन है ये है कि 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य, 11वीं शती में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम बताइए। और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए परमात्म प्रकाश, बी नेमिनाथ रास, सी वसंत विलास या फिर डी पाहुड़ दोहा। तो राम सिंह जी की कौन सी रचना है, पाहुड़ दोहा है, जो कि दोहा काव्य परंपरा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। और हमें विकल्प दिए गए हैं, गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो शालिभद्र सूरी जी को गणपति चंद्र गुप्त ने जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, और राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है, तो उन्होंने सरयपा को माना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चारण काल किस काल का दूसरा नाम है। ठीक है, और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं,
ए भक्तिकाल, बी रीतिकाल, सी उत्तर मध्यकाल और डी आदिकाल। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आदिकाल, क्योंकि आदिकाल का ही नाम चारण काल है, आदिकाल का ही नाम वीरगाथा काल है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चारण काल किसने रखा है? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है इसे चारण काल नाम दिया है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं, विकल्प देख लेते हैं। ए अमीर खुसरो, बी जिनीदत्त सूरी, सी शालीभद्र सूरी या फिर डी जिन विजय। तो जिनदत्त सूरी जी की जो रचना है उपदेश रसायन रास है, तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक, उसका हमें नाम बताना है और हमें जो विकल्प दिए गए हैं, विकल्प देखते हैं। ए अमीर खुसरो, बी जायसी, सी अब्दुल रहमान और डी उस्मान। तो जो ऑप्शन सी है अब्दुल रहमान, वो प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया था। तो ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, और अगर आपको मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अब मैं इसी तरह से जो है आपकी परीक्षा की तैयारियों में मदद करती रहूं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? और हमें विकल्प दिए गए हैं। ए श्रावकाचार, बी पृथ्वीराज रासो, सी चंद छंद वर्णन की महिमा और डी रानी केतकी की कहानी। तो जो प्रथम रचना है वो श्रावकाचार है हिंदी साहित्य की, ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ए सुमतिगन, बी जिनधर्म सूरी, सी शालीभद्र सूरी या फिर डी स्वयंभू। तो भरतेश्वर बाहुबली रास जो है शालीभद्र सूरी जी की रचना है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वर्ण रत्नाकार के रचयिता कौन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं। ए दामोदर शर्मा, बी देवसेन, सी रोड़ा और डी ज्योतिश्वर ठाकुर। तो वर्ण रत्नाकार की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर ने की है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैथिली का कवि कौन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं। विद्यापति, बी नागार्जुन, सी जयंदु, डी स्वयंभू। तो देखिए मैथिली का जो कवि है वो विद्यापति जी हैं, और विद्यापति जी की अगर मैं रचनाओं की बात करूँ तो उनकी रचनाएं कौन सी है? एक है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका, ठीक है, और एक है विद्यापति पदावली। ठीक है, ये इनकी 3 रचनाएं हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब हमें सुमेलित करना है रचयिता और रचनाकार। तो रचयिता देख लेते हैं पहले। रचयिताओं के क्या नाम है? जगनिक, विद्यापति, अमीर खुसरो और स्वयंभू। और रचनाएं हैं पदावली, दो सुखने, पौमचरियु और परमाल रासो। तो हमें बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन जो है सही है। देखिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, जो ऑप्शंस है वो इसमें से डिलीट हो गए हैं, तो हम वैसे ही इनका मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पदावली है वो किसकी रचना है? वो विद्यापति जी की रचना है। अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? दो सखुने। और स्वयंभू की रचना पौमचरियो और जगनिक की रचना जो है परमाल रासो है। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका मिलान हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आदिकाल का समय क्या है? और हमें विकल्प दिए गए हैं। ए 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी, बी 750 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, सी 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक, या डी 768 ईस्वी से 1368 ईस्वी। तो जो आदिकाल का समय है वो कितना है? 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। ऑप्शन ए ही जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? और हमें विकल्प दिए गए हैं। राम खिलावन पांडे, बी मोहन अवस्थी, सी गणपति चंद्र गुप्त या फिर डी डॉक्टर
रसाल। तो राम खिलावन पांडे जी ने जो है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, श्रवकाचार्य के रचयिता कौन है? और हमें विकल्प दिए गए हैं ए जोइंदू, बी राम सिंह, सी देवसेन और डी शालिभद्र सूरी। तो श्रवकाचार्य जो है देवसेन जी की रचना है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राउलवेल कृति कैसी है? ऑप्शन देखिए, ए खंड काव्य, बी गद्य काव्य, सी पद्य काव्य या फिर काव्य आप कह सकते हो, और डी चंपू काव्य। तो राउलवेल जो कृति है वो चंपू काव्य है। देखिए, काव्य 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। चंपू क्या होता है? चंपू में गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है, तो गद्य और पद्य के मिश्रण को जो है चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है, तो राउलवेल कैसी रचना है? एक चंपू काव्य है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए स्वयंभू, बी अब्दुल रहमान, सी पुष्य और डी गंग कवि। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हमें बतानी है अवधि, और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए 763 से 1400 ईस्वी तक, बी 800 से 1400 ईस्वी तक, सी 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, या फिर डी 743 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक। तो इसका जो है ऑप्शन सी 700 से 1400 ईस्वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? आपको बताना है, और हमें जो है विकल्प दिए गए हैं, नाथ साहित्य, बी लौकिक साहित्य, सी जैन साहित्य, या फिर डी सिद्ध और जैन साहित्य। तो संधि काल के अंतर्गत उन्होंने किस साहित्य का विवेचन किया है? सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का किया है। ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है? और हमें विकल्प दिए गए हैं, ए राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, या फिर डी शिव सिंह सेंगर। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने हिंदी साहित्य में जो है अपभ्रंश साहित्य को अलग मानकर पूर्व पीठिका के रूप में शामिल किया है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, और हमें रचनाएं दी गई हैं, कुवलयमाला, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल और कीर्ति लता। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, और हमें बताना है सबसे पहले जो है कौन सी रचना आएगी और अंतिम कौन सी रचना। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले कुवलयमाला के बाद राउलवेल, उसके पश्चात उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और अंत में कीर्ति लता का। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। क्या है पूरक तत्व? हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए ब्रिज, बी अग्नि, सी चित्र, या फिर डी ज्ञान। तो शून्य का जो पूरक है वो क्या है? ज्ञान है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी मिश्र बंधु, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया है। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। आत्मबोध किसकी रचना है? हमें विकल्प दिए गए हैं, गोरखनाथ, चरपटनाथ, लुईयप्पा, या फिर मलुकदास। तो जो आत्मबोध है वो गोरखनाथ जी की रचना है। पहला ही ऑप्शन इसमें भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था।
यह कथन किस विद्वान का है? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामकुमार वर्मा, सी. आचार्य शुक्ल या फिर डी. मोतीलाल मिनारिया। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने कहा था कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा कहने से जो है अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, विद्यापति की कीर्तिलता की रचना जो है वो किस भाषा में हुई है? ए. अपभ्रंश, बी. भोजपुरी, सी. अवहट और डी. मगही। तो इसमें जो है अवहट भाषा में जो कीर्तिलता की अवहट में कीर्तिलता रचना की जो है आप कह सकते हो रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, किस ग्रंथ में बनारस और आसपास के संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है? और हमें विकल्प दिए गए हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर और राउल वेल। तो देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो, उसमें बनारस और उसके आसपास की संस्कृति और भाषा का हमें अच्छा जो है ज्ञान मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन हमें दिए गए हैं कबीरदास, सरहपा, स्वयंभू या फिर जायसी। तो ऑप्शन बी स्वयंभू है जिन्होंने सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है हमें बताना है। और हमारे ऑप्शन हैं ए. रास से, बी. रसायन से, सी. राजसूय से या फिर डी. रासक से। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक शब्द से जो है रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ऑप्शन डी हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है? और हमें विकल्प दिए गए हैं ए. परमाल रासो, बी. बीसलदेव रासो, सी. हमीर रासो या फिर डी. पृथ्वीराज रासो। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है उसका खंड या अध्याय हम कह सकते हैं, उसका विभाजन समय के रूप में हुआ है। और उसमें कितने समय दिए गए हैं? तो 69 समय दिए गए हैं। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्र बरदाई हैं। ठीक है, चंद्र बरदाई हैं। और चंद्र बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज रासो के बचपन के मित्र भी थे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बोधगान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह ग्रंथ है? ऑप्शन है हमारे सिद्धों की, बी. नाथों की, सी. जैन की या फिर डी. संतों की। तो जो ये सिद्धों की जो रचनाएं हैं उनके संग्रह को बोधगान और दोहा का संकलन हुआ है। बोधगान और दोहा नाम से जो है उनके संग्रह ग्रंथ है जिसमें उनकी रचनाओं का संग्रह हमें मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है? और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं ए. स्वयंभू, बी. पुष्पदंत, सी. धनपाल और राम सिंह, डी. तो जो पुष्पदंत है उन्हें अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन बी जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं धनपाल, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, देवसेन। तो धनपाल जी की रचना है भविष्यत कहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, संदेश राशक की रचना विधा क्या है? हमें ऑप्शंस दिए गए हैं महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यानक गीति या फिर वीर गति। तो संदेश राशक एक खंड काव्य है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कृष्ण की रासलीला की परंपरा जो भक्ति काल में प्रसिद्ध हुई की शुरुआत किस ग्रंथ से होती है? और हमें विकल्प दिए गए हैं उपदेश रसायन रास, बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो या फिर पदावली। तो कृष्ण की रासलीला की जो परंपरा है वो उपदेश रसायन रास से शुरू मानी जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सिद्धों की भाषा को सांध्य नाम किसने दिया है?
तो आपको बताना है सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा किसने कहा है। हमें विकल्प दिए गए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये शुक्ल गलत लिखा हुआ है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुनिदत्त, अद्वैवज्र या फिर ग्रियर्सन। तो जो मुनिदत्त हैं, मुनिदत्त तथा उदयवज्र, इन्होंने जो है सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा का नाम दिया है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृहत संस्करण में कितने समय या खंड हैं। और हमें विकल्प दिए गए हैं 68, 69, 63 या फिर 57। तो देखिए 69, 69 जो है पृथ्वीराज रासो में समय है। इसके जो खंड है वो किससे है, समय के नाम से जो है रचित है, माफ़ कीजिएगा। तो 69, ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित था। जयचंद के, पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज सिंह के या फिर बीसल देव। तो ऑप्शन बी, वो पृथ्वीराज के समकालीन थे, उनके बचपन के मित्र थे, उनके दरबार में जो है रहते थे। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और पृथ्वीराज रासो के ऊपर ही उन्होंने, जो पृथ्वीराज चौहान है, उनके जीवन की कथा लिखी है। आपको ये भी याद रखना है जो पृथ्वीराज रासो है वो शुरू चंद्रबरदाई ने की थी, लेकिन उसका अंत किसने किया था, उनके बेटे जलहन ने किया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है। और हमें विकल्प दिए गए हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो या फिर कीर्ति लता। तो मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा जो मिलती है वो हमें सबसे पहले बीसलदेव रासो में मिलती है। ऑप्शन सी ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विद्यापति के कीर्ति लताका की रचना किस संवाद के रूप में आरंभ होती है। भृग भृंगी संवाद, प्रेमी प्रेमिका संवाद, शुक शुकी संवाद या फिर उद्धव गोपी संवाद। तो भृंग भृंगी संवाद से शुरू होती है विद्यापति जी की कीर्तिलता रचना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। बी, सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा है। सी, सिद्ध साहित्य, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों और दोहों में हुई है। और डी, सिद्ध साहित्य का प्रण्यन पिंगल भाषा में हुआ है। तो देखिए पहले जो 3 विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन 4, क्योंकि यही गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। तो हमारा गलत जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। खुमान रासो, भरतेश्वर बाहुबली रास, जयमंग जस चंद्रिका या फिर ढोला मारूरा दूहा। तो अपभ्रंश प्रभावित जो रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यार। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। और हमें विकल्प दिए गए हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या फिर रासो साहित्य। तो जो रासो साहित्य है उसी को चारण साहित्य का नाम भी दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कौल ज्ञान निर्णय की रचनाकार कौन है। और हमें विकल्प दिए गए हैं गोरखनाथ, गोपीचंद्र, मत्स्येंद्र नाथ या फिर जलंधर। तो मत्स्येंद्र नाथ है जिन्होंने कौल ज्ञान निर्णय की रचना की है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, मत्स्येंद्र नाथ के पूजा या उपासना का क्या नाम था। ए, मछेंद्र, बी, पिपलिश देव, सी, विष्णु शर्मा या फिर डी, मत्स्येंद्र। तो पिपलिश देव जो है इनकी उपासना का नाम था। ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी स्पेशल जो यूनिट है उसके बारे में PYQ चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर, तो आज यही ख़त्म करते हैं आज की क्लास।